अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे समय तक मौजूदगी से वहां शांति रही। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में है। और बाइडेन ने कहा कि काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है और लड़ाई खत्म करने का यही सही समय था। उन्होंने अशरफ गनी पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाने के आरोप भी लगाए। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? For anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. अफगानिस्तान के कंदहार में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। तालिबान के झंडे लेकर लड़ाके सड़कों पर उतरे और आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कंदहार में तालिबानी किस तरह जश्न मना रहे हैं, पहली तस्वीर उसी की है। और काबुल एयरपोर्ट पर तैनाती कर दी गई है। अब जितने भी अफगानी लड़ाके हैं वहां पर गश्त कर रहे हैं। लगातार गोलियों की आवाजें आप सुन सकते होंगे, क्योंकि इनके जश्न मनाने का यही तरीका है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अब तालिबान की नजर पंजशीर पर टिक गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले 2 दिनों में तालिबान की तरफ से पंजशीर के अलग अलग इलाकों में हमले की कई बड़ी कोशिशें की गई हैं और सामने आई कुछ तस्वीरों में पंजशीर में हो रही फायरिंग नजर आई। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन पंजशीर के लड़ाके तालिबान की हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और देश भर के कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए हैं। देश भर में कोरोना केस कमी आने के बाद अब कई राज्यों में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग क्लास तक स्कूल खोलने का ऐलान किया है। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल दोबारा खुल गए। उत्तर प्रदेश में पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी आज से 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं। और राजस्थान में 9वीं से 12वीं क्लास तक और हरियाणा में 4थी से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। सभी राज्यों ने स्कूलों में कोरोना नियमों के पालन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मतलब ये कि स्कूल में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना अब जरूरी होगा। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में किस तरह स्कूल सब खुल गए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर अब धीरे धीरे करके बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में दिल्ली में स्कूल खोलने के मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि कोरोना केस बढ़ने पर स्कूलों को फिर से बंद किया जा सकता है। देश सहित अलग अलग राज्यों में आज स्कूल्स खुलने जा रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि किन किन सावधानियों के साथ स्कूल्स आज खोलने का फैसला लिया गया है। और आज पहला दिन है। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी मौजूद हैं, जिनसे सीधे तौर पर जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई सर इस फैसले का स्वागत तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स चिंतित है, अभिभावक चिंतित है अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहले आप उन पेरेंट्स को क्या कुछ भरोसा दिलाएंगे, क्या कुछ यकीन देंगे ताकि वो चिंतित ना रहें? मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि डरे ना। स्कूल्स बहुत तैयारी के साथ अपने बच्चों का वेलकम करने के लिए तैयार हैं और जैसे आपके बच्चे हैं वैसे स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, हम लोग हैं, हमारे भी वही बच्चे हैं। तो
पूरी कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम सावधानी, जैसे आप अपने बच्चों को कहीं मार्केट में लेके चले जाते हैं, मॉल लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाते हैं या किसी और फंक्शन में लेके जाते हैं, आप जितनी सावधानी बरतना चाहते हैं या बरतते हैं, लगभग उतनी ही सावधानी स्कूल खोलने में भी बढ़ती जा रही है। इसलिए, और दूसरा, इसके रिस्क भी समझें। डर है, डर इसलिए होना ज़रूरी है ताकि आप सावधान रहें। बच्चे को भी पूरी तरह से समझा के भेजें कि कैजुअल अप्रोच ना ले, किसी की बोतल से पानी वानी ना पिए, किसी से फूड शेयरिंग वगैरह ना करे। लेकिन साथ साथ में ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई में कमी का कितना रिस्क उठाना चाहते हैं। हम चाहे जो बात कर लें, लेकिन ऑफलाइन क्लास, एक्चुअली बच्चों को स्कूल बुलाने पे जो पढ़ाई होती है वो कभी भी ऑनलाइन से हो नहीं सकती है। तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अब हम कितने समय तक इस नुकसान को और बर्दाश्त कर सकते हैं, विज़ावी कोरोना के रिस्क के बीच सावधानी से हम कितने बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं, इसके बारे में एक अब तुलना करनी है। पेरेंट्स को भी, सबको ये सोचना है, हमें भी सोचना है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि हम स्कूल खोलते हैं। और ऐसा नहीं कि अचानक ले लिया, देश के कई राज्यों में स्कूल खुले हैं, उन सब के अनुभव के बाद लिया है। सर, आपने सर्वे भी करवाया था जिसमें ज़्यादातर लोगों की तरफ से यही कहा गया था कि हाँ, स्कूल्स खोलने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, क्योंकि पंजाब से भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि स्कूल्स खुलने के बाद कोरोना के केसेस बढ़े, तो ऐसे में अब तैयारियां क्या कुछ एक्स्ट्रा होगी? स्कूल पूरे देश में खुले हैं। अब हम तो लगभग लास्ट रो ऑफ ओपनिंग स्कूल्स में हैं। जिन राज्यों में सबसे लास्ट में स्कूल खुल रहे हैं, हम उन राज्यों में से हैं। और हमने बाकी राज्यों का एक्सपीरियंस देखा। पंजाब से कुछ स्कूलों से खबरें आई, हो सकता है वहाँ कोई चूक हुई होगी, पर पंजाब से भी लार्जली जहाँ 20-25 लाख बच्चे जा रहे हैं, वहाँ 25-30 या शायद 40 बच्चों के टोटल मिला के कोविड पॉजिटिव होने की बात आई थी। एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कोई चूक हुई होगी, उसकी वजह को समझने की ज़रूरत है। और बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को भी समझा के भेजने की ज़रूरत है अपने बच्चों को, और हमारी तरफ से भी पूरी सख्ती रहे। इससे फिर होगा नहीं, क्योंकि बाकी राज्यों में भी, पूरे दुनिया में स्कूल खुल रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन ये कड़ा रिस्क, ये रिस्क थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई की कीमत को समझते हुए लेना ज़रूरी है। सर देखिए, सितंबर को लेकर ही अलर्ट जारी किया गया था। एक्सपर्ट्स की तरफ से राय सामने आई थी कि जो थर्ड वेव है वो इसी महीने हिट करेगी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये समय जो था बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी थर्ड वेव आना बाकी है जिसका सीधा असर बच्चों पर होगा? देखिए, थर्ड वेव तो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन पढ़ाई के नुकसान की वेव में तो सारे बच्चे बह जा रहे हैं। हम भी समझते हैं कि एक वेव आएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी कहना है। पर जब आएगी, स्कूल तो एक दिन में बंद किए जा सकते हैं। आज दिल्ली के डेटा को आप देखें तो रोज़ाना 15, 20, 25, 30, मैक्सिमम 35 केस तक आ रहे हैं। 40 किसी दिन हो गए। डेथ्स खत्म हो गई हैं। जितने केसेस आ रहे हैं उनमें से हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम लोग हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। आई थिंक इट वॉज द राइट टाइम टू पुश द बटन। सब एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा कि अब हम कितने दिन और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करते रहेंगे। थर्ड वेव की आशंका जैसे ही होगी, जैसे ही कोई मामले बढ़ने शुरू होंगे, ये एक दिन का डिसीजन है। आज स्कूल खुले हैं, कल बंद कर सकते हैं, आज शाम को बंद कर सकते हैं, रात को डिसीजन लिया जा सकता है, आधा घंटे के अंदर स्कूल बंद किए जा सकते हैं डिसीजन लेके। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। सर, टीचर्स और स्टाफ्स के वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने भी कहा कि देखिए, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके ज़्यादातर स्टाफ्स जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के स्टाफ्स अभी ज़्यादातर वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। तो ऐसे में उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स का तो लगभग 100% स्टाफ हमने वैक्सीनेट करा दिया है। प्राइवेट स्कूल से भी जो सूचनाएं मिली हैं लेटेस्ट, लगभग उनका 70% स्टाफ तो वैक्सीनेटेड हो चुका है और उनको हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। और हमने स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कोई भी स्टाफ आपके स्कूल में बिना वैक्सीनेशन की ना हो, कम से कम फर्स्ट डोज तुरंत एडमिनिस्ट्रेट कराएं सबको। तो वैक्सीनेशन का भी प्रायोरिटी पर चल रहा है। सर, अभी बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल को भी मंजूरी दी गई है, तो क्या इंतजार नहीं किया जा सकता था बच्चों के पहली डोज लगने तक का? किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन जब मैं बच्चों की शक्ल की तरफ देखता हूँ, जब मुझे बच्चे मिलते हैं, जब उनके पेरेंट्स मिलते हैं, तो वो कहते हैं जी और कितना नुकसान हम अपने बच्चों का सहें। और बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने, आप वो मेल्स देखिए, जब मैंने मेल्स मंगाए थे, मैंने खुद पढ़ा बहुत सारे मेल्स को। मतलब इट्स लाइक अपीलिंग, पेरेंट्स अपील कर रहे हैं जी किसी तरह से खोल दीजिए, बहुत हो गया। तो वो जो वर्ड्स हैं ना पेरेंट्स के, वो भी इको करते हैं कान में। तो आप मानकर चलते हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें नुकसान हुआ है, उतना ही नुकसान एजुकेशन एक्टिविटीज़ में भी हुआ है हमें पिछले 2 साल में?
नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो बहुत नीचे गई और पढ़ाई तो बिल्कुल, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो फिर भी बीच बीच में मार्केट खुले तो संभलने की कोशिश ही, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं, पढ़ाई तो बिल्कुल ऑनलाइन हो गई। और मतलब ऐसे बच्चे हैं जो नर्सरी केजी में आए, अब उन्होंने तो स्कूल ही नहीं देखा, उनका क्लास में प्रमोशन हो गया है। ऐसे बच्चे हैं जो किसी 1 साल या 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में गए, उनका कितना नुकसान हो गया, उन्होंने कॉलेज ही नहीं देखा। 12वीं क्लास पढ़ के एक लड़की ग्रेजुएशन में आई, सेकंड ईयर में पढ़ रही है, अभी तक कॉलेज का मुंह नहीं देखा है उसने। तो एक बंद कमरे में, बड़े से बड़ा नाम है कॉलेज का, लेकिन कुल मिला के अपने घर के एक कमरे में वो कॉलेज सिमट गया है। तो अब खोलना ज़रूरी हो गया है स्कूलों को, कॉलेजेस को, और आज कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। बिल्कुल। और सर, अगर बाकी कॉलेजेस और स्कूल्स अगर खुलेंगे तो चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, तो ऐसे में चैलेंज आपके सामने भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को कंट्रोल कर लिया तो बाकी प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज फिर खुलेंगी। नहीं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को तो सबको अभी से खोलने के लिए कह दिया है। जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं और जहां बच्चे और स्टाफ तैयार है वहां खोल देना चाहिए। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कॉलेजेस को खोलने पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने पर, 9वीं से 12वीं के स्कूल्स को खोलने पर। सर, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर रिसोर्सेज को बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे में जो वो पैसा लगेगा, क्या वो वसूली बच्चों के पेरेंट्स से होगी? नहीं, रिसोर्सेज को तो बढ़ाने की बात नहीं है। अभी तो 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात हुई है, तो सभी स्कूल्स में उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और अगर कहीं रिसोर्सेज लगेंगे और उसको मतलब स्कूल के पास पैसा है तो क्या ज़रूरत है पेरेंट्स से लेने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मनीष सिसोदिया जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए तैयारियां पुख्ता है, डरने की जरूरत नहीं है, और सभी से अपील करते हुए कि आप अपने बच्चों को जरूर भेजें, क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है, लेकिन अब हम नुकसान नहीं झेल सकते हैं। और अब बात बारिश की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। सुबह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हो रही बारिश से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरह दिल्ली में हालात बन गए हैं। अब बारिश लगातार हो रही है, सिलसिला थम नहीं रहा है। सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है और जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं खासतौर पर, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें किस तरह पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, आप देख सकते होंगे। थोड़ी सी ही बारिश में सड़कें तालाब की तरह बन गई हैं। आईटीओ, इंडिया गेट और वसंत कुंज की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुनरेगा की चौथी तस्वीर है। किस तरह सभी जगहों पर अब हालात बन गए हैं। बारिश का सिलसिला क्योंकि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और लोगों की मुश्किलें इस बारिश ने बढ़ा दी हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन जारी है बारिश। सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है झमाझम बारिश। इस वक्त हम मौजूद है नारायणा में। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तेज बारिश हो रही है और साथ ही साथ पानी का भराव भी शुरू हो गया है। ये मेन सड़क है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ एक लेन में ही, एक ही कोने से तमाम गाड़ियां जो है निकल रही हैं। ये आगे की तस्वीर भी आप देखेंगे तो देखेंगे हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। हालांकि पानी निकालने के लिए सक्शन पंप भी यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन कल की तैयारियों के बाद भी, कल जिस तरीके से दिन भर बारिश होती रही, उसके बाद भी जो सबक है वो सिविक अथॉरिटीज ने नहीं लिया। पीडब्ल्यूडी की ये सड़क है, पानी यहाँ पर हर बार भर जाता है और यही तस्वीर आज भी है। 2-3 दिन इसी तरीके से मौसम रहने का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन जोशी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की मथुरा में भी रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर पानी भरने की वजह से एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सड़कें तालाब में तब्दील दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा का क्या हाल है आप देख सकते हैं। वहां पर भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और किस तरह का नजारा अब बारिश के बाद वहां पर देखने को मिल रहा है। गाड़ी किस तरह पूरी डूबी हुई है, ये देख सकते हैं आप तस्वीर। ये सड़क है जहां पर एक गाड़ी अब चल रही है, लेकिन मजबूरन लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। और गाड़ी किस तरह फंस गई है इस बीच सड़क में, जहां पर कभी फर्राटे के साथ ये गाड़ियां दौड़ा करती थी और आज तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़कें भरी पड़ी हुई है गाड़ियों से, लबालब ट्रैफिक जाम लग गया है क्योंकि जगह जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। और ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। देखिए, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सड़कें जो हैं वहां पर पानी, जल जमाव की स्थिति आ गई है, पानी भर गया है और किस तरह लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है, आप उनकी परेशानियों को इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। दिल्ली में कई जगह बारिश हुई है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली एनसीआर की है। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है लगातार और जिसकी वजह से जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं।
न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है, या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।